यकीन करना मुश्किल है ना कि चांदी एक ऐसी धातु उसने एक बार 90% निवेशकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और सुनिए, सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब हुआ सिर्फ 2 महीनों में। जी हाँ, पलक झपकते ही पूरी की पूरी बाजी पलट गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बुलबुला ये बना तो बना कैसे? चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1980 के दशक में। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो भाई। अब इन्हें हीरो कहें या विलेन, ये तो बाद में पता चलेगा। नाम था हंट ब्रदर्स। ये एक बहुत बड़े अमेरिकी तेल कारोबारी के बेटे थे और इनका एक ही सपना था, चांदी के पूरे बाजार पर कब्जा करना। अब देखिए, ये सब कुछ हवा में नहीं हुआ। उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 1970s के दशक की। महंगाई 13% से भी ऊपर जा चुकी थी। अमेरिकी डॉलर का गोल्ड से नाता टूट चुका था। तो जाहिर है, लोगों का डॉलर और सोना दोनों से भरोसा उठ गया था। ऐसे में सबको चांदी ही असली पैसा लग रही थी। तो हंट ब्रदर्स के पास एक सीक्रेट वेपन था, एक छुपा हुआ हथियार, और वो था लेवरेज। अब लेवरेज का सीधा सा मतलब है उधार के पैसे से खेलना। मतलब अपनी जेब में जितना पैसा है उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा दांव लगाना। और इस लेवरेज का असर देखिए जरा। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके दुनिया की कुल चांदी सप्लाई का लगभग 35% अपने कंट्रोल में कर लिया। सोचिए जरा, कितना बड़ा, कितना जबरदस्त दांव था ये। और मजे की बात यह है कि यहीं से चांदी के गिरने की कहानी का बीज बोया गया था। मतलब मार्केट को कंट्रोल करने की अपनी जिद में उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी तबाही की जमीन तैयार कर दी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बुलबुला आखिर फूटा कैसे। ये कहानी है सिल्वर थर्सडे की, एक ऐसा दिन जो इतिहास में एक खूनी खेल के नाम से दर्ज हो गया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जनवरी 1979 में जो चांदी $6 की थी, ठीक एक साल बाद जनवरी 1980 में वो $50 पर पहुंच गई। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। 26 मार्च को कीमत $21 थी और अगले ही दिन 27 मार्च को सिर्फ $10। मतलब तूफानी तेजी और उतनी ही भयानक गिरावट। तो ये गिरावट शुरू कैसे हुई? हुआ ये कि स्टॉक एक्सचेंज ने रातों रात नियम बदल दिए। उन्होंने कहा, बस अब और मार्जिन ट्रेडिंग नहीं होगी। मतलब अब जो भी खरीदना है वो सिर्फ कैश में खरीदना होगा। अब सोचिए, जो लोग लेवरेज पर यानी उधार के पैसे पर खेल रहे थे, उन्हें अपना माल तुरंत बेचने पर मजबूर होना पड़ा। और नतीजा ये देखिए, एक ही दिन में 26 मार्च से 27 मार्च के बीच कीमत $21 से गिरकर $10 पर आ गई। 50% की गिरावट सिर्फ एक दिन में, क्योंकि हर कोई बस बेचकर निकलना चाहता था। और ये गिरावट यहीं नहीं रुकी। 1982 आते आते कीमत वापस वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, $6 पर। मतलब अपने पीक से पूरे 90% की सफाई। और इस सफाई में अनगिनत निवेशक पूरी तरह बर्बाद हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा ही कुछ हमें 2011 में भी देखने को मिला। इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खरबों डॉलर छापने शुरू कर दिए। इसे एक फैंसी नाम दिया गया, क्वांटिटेटिव ईजिंग। और जब हम इन दोनों घटनाओं को साथ में रखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। देखिए, 1980 में कहानी थी महंगाई की, 2011 में कहानी थी क्वांटिटेटिव ईजिंग की। लेकिन दोनों का डर एक ही था, डॉलर की वैल्यू गिर रही है। और नतीजा 1980 में 90% की गिरावट और 2011 में 70% की गिरावट। कहानी बदली पर डर और अंजाम लगभग वही रहा। अच्छा, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। लोग कहते हैं, अरे इस बार बात अलग है। क्या सच में ऐसा है? क्या आज का बाजार पहले जैसा नहीं है? हाँ, ये बात तो सही है कि आज चांदी के पक्ष में कई मजबूत तर्क हैं। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स में और सोलर पैनल्स में भी। तो लगता तो यही है कि डिमांड बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। असलियत ये है कि कीमत लेवरेज बाजार में तय होती है, सट्टेबाजी के बाजार में। एप्पल, टेस्ला या कोई भी ईवी कंपनी कीमत तय नहीं करती। ये सबसे जरूरी बात है समझने वाली। और अगर इस पे शक है तो बस ये याद रखिए, 2011 में जब चांदी 70% गिरी थी, तब भी तो आईफोन बन रहे थे और सोलर इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। तो इंडस्ट्रियल डिमांड उस गिरावट को क्यों नहीं रोक पाई? तो ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। 1980 में कहानी थी महंगाई की, 2011 में कहानी थी क्वांटिटेटिव ईजिंग की,
और आज कहानी है ईवी और एआई की। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो हथियार जिससे खेला जाता है, और वो है लेवरेज। कहानी बदलती है, अंत नहीं। तो आखिर में हमें कीमत के बारे में सोचने से हटकर एक ज्यादा जरूरी सवाल पर आना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि चांदी ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी, ये तो कोई नहीं जानता। असली सवाल ये है कि अगर ये गिरती है तो क्या कोई उसे झेल पाएगा, क्या कोई सरवाइव कर पाएगा? और इसका जवाब कीमत के चार्ट में नहीं, बल्कि किसी की अपनी तैयारी में है।